गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 8 में एक्सरसाइज 1 जो हमने डील किया था, ये इसका टॉपिक था भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा में जो है आपका बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में बताए थे। आज आप जो है इसका सारा प्रॉब्लम इसको ठीक से आप जो है वो किताब आप अपने सामने में रखिए, पेंसिल हाथ में रखिए और जैसे हम बताते जाते हैं उसमें टिक मारते जाइए। हम इसलिए ये सारे टॉपिक को कंप्लीट करवा रहे हैं कि ताकि आप घर में रह करके भी सारे टॉपिक की तैयारी आप ठीक से कर सकें। ओके, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? इसका सही आंसर दे देंगे पश्चिमी हिंदी। ठीक। भोजपुरी, मगही और मैथिली कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? तो 3 नंबर में टिक मारेंगे बिहारी हिंदी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो 3 नंबर में टिक मार देंगे गुरुमुखी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? उसका दे देंगे गुरुमुखी। और वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो उसका सही आंसर देंगे शब्द। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? उसका आंसर देंगे 14 सितंबर। समझ में आ गया? अब खाली स्थान को भरिए। भाषा भावों और विचारों के माध्यम का सशक्त साधन। भाषा भावों एवं विचारों के माध्यम का सशक्त साधन है। हो गया? भारत की डैश हिंदी है, तो वहां राष्ट्रभाषा नहीं लिखेंगे, राजभाषा लिखेंगे। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र डैश कहलाता है, तो वो क्या होगा? व्याकरण कहलाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। हिंदी भाषा को डैश 5 डैश भागों में डैश से बांटा गया है, वहां भागों दे देंगे। पद विचार के अंतर्गत पदभेद पदबंध का अध्ययन किया जाता है, तो डैश में पदबंध लिख देंगे और नीचे अंडरलाइन कर देंगे। 14 सितंबर 1949 को डैश भारत के संविधान में राजभाषा बनी, तो हिंदी दे देंगे। हिंदी, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अब देखिए भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? तो उसका लिख देंगे 2 रूप कौन से हैं? मौखिक और लिखित। अब बगल में लिख देंगे। अब कहा जा रहा है कि मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है, तो इसका हम आपको लिखा देते हैं। मौखिक और लिखित भाषा अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका है 4 नंबर का आंसर लिख दीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, लिख देंगे बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं और जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को, और इसी लिख देंगे और जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है। लिखकर अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। हो गया? ये आप लिख लेंगे। अब आगे मिलाइए। अब आगे है कि निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए, तो ध्यान से सुनिएगा।
संस्कृत का लिखेंगे उसके सामने देवनागरी, पंजाबी के सामने लिखेंगे गुरुमुखी, हिंदी की लिपि कौन सी है तो वो लिख देंगे देवनागरी, उर्दू की लिपि क्या होगा फारसी, और मराठी की लिपि भी देवनागरी ही। ठीक है। और खंड क तथा खंड ख में लिखे वाक्यांशों तथा शब्दों का सही मिलान कीजिए तो पंजाबी का मिलान कर देंगे गुरुमुखी, हिंदी का मिलान कर देंगे राजभाषा से, एक विदेशी भाषा ये जर्मन से हो जाएगा, भाषा का रूप क्या होगा लिखित, ये आप पेंसिल से मैच कर देंगे। ठीक है, ये सारे काम आप ठीक से कीजिए। अब आगे देखिए, अब आगे आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ण विचार है कि जैसे मूल रूप से वर्ण हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों का लिखित रूप है, क्योंकि वर्ण उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए वे लिपि चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। इसलिए क्योंकि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे हम वर्णमाला कहेंगे। वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है, इसलिए हिंदी में वर्ण को क्या कहा जाएगा अक्षर। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें हम क्या कहेंगे स्वर कहेंगे। तो स्वर वर्ण कितने हैं अ आ हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्घौ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण स्वर के दो भेद हो गए ह्रस्व और दीर्घ। जैसे उच्चारण में कम समय लगे ह्रस्व हर और उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगे तो दीर्घ। जैसे अब ह्रस्व कौन कौन हो गया अ हर्षई हर्षौ और री, लेकिन दीर्घ कौन कौन आ जाएगा आ दीर्घई दुर्घौ ए ऐ ओ और औ, यह हो गया। उसके बाद व्यंजन वर्ण आइए, तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण व्यंजन वर्ण जो है वो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु को किसी भाग से टकराती है या और मुख में किसी न किसी स्थान पर अवरोध उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या कहेंगे व्यंजन कहेंगे। तो मुख्य रूप से व्यंजनों को, क्योंकि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से ली जाती है, तो जैसे व्यंजन वर्ण के तीन हो गया भेद स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म, ये हो जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन हो गया जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ या निचला होठ कंठ तालु मूर्धा दांत तथा ऊपरी ओठ का स्पर्श कर वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है, तो या वायु के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान, ये आपका आगे भी काम देगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। क का उच्चारण क से अंग तक का उच्चारण जो होगा वो कंठ होगा। च से च का जो वर्ग होता है वो चवर्ग होता है, इसका उच्चारण तालु टोठो डोठो मूर्धा तोथो दोधो दांत प फ ओठ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हो गया। इन व्यंजनों य हलंत रो हलंत लो हलंत वो हलंत के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए य हलंत लो हलंत लो हलंत और वो हलंत को क्या कहा जाता है अंतस्थ। ठीक है, उस व्यंजन में कौन आएगा तालम शो हलंत मूर्धन सो हलंत दम सो हलंत और ह। ठीक है जी। तो उसी तरीके से अब श्वास की उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के भेद में आ गया कि जैसे श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो अल्प प्राण है कि इनके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है या कम समय लगता है, तो इसकी संख्या कितनी है 20। और महाप्राण में इसमें अधिक समय लगता है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई 15। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण यदि किया जाएगा तो इसके भी दो भेद है अघोष और स्वघोष। तो अघोष क्या हो गया जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता अघोष हो जाएगा, जैसे क हलंत ख हलंत च हलंत छ हलंत आदि। सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। ये है गो हलंत घ हलंत, इसको ये अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट को। और अन्य स्वर और व्यंजन है, और ये आगे वाला जो वर्ण विच्छेद है ये नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे।
फिलहाल आप इतना इसको ठीक से पढ़ेंगे। आप लिखिए SW में एक्सरसाइज 1 लर्न इट ऑल, एक्सरसाइज 2 टू रीड नाइसली। ये आप SW में देख रहे हैं, इसको इस हिसाब से बढ़िया से पढ़ना है। फिर आपको जैसे इसमें अभी हम पॉइंट दिए वर्ण, वर्णमाला, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ह्रस्व, दीर्घ, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, और उसके बाद है फिर अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। यहां तक आपको ठीक से पढ़ना है। यदि आप इसको ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर बिना पढ़े तो समझना मुश्किल है। इसलिए पहले हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिए, उसके बाद वीडियो ड्रॉप करके उस फिर से अपने खुद से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। फिर आगे जो भी परेशानी होगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।